विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहले यदि हम बात करें तो विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मौलिक सिद्धांत पढ़ने हैं। मतलब यहीं से क्लियर हो गई हमको चीजें कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको न तो फिजिक्स पढ़नी है, न तो केमिस्ट्री पढ़नी है, न तो बायो पढ़नी है, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो नियम है, इम्पॉर्टेंट जो रूल है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस तरह से चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों में आप सबका फेवरेट फिजिक्स, यहीं से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ नामदेव और आइए शुरू करते हैं आज का कारवां। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है दरअसल में हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। हमारा जो ब्रह्मांड होता है, हमारा जो यूनिवर्स होता है, उसमें एक नहीं बहुत सी आकाश गंगाएं, हबल ने बताया था लगभग 10⁻29 या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। और उन आकाश गंगाओं के अंदर सिर्फ एक ही चीज की बादशाहत है जिनको हम कहते हैं स्टार, मतलब तारे। जैसे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारी आकाश गंगा जो है सर्पिलाकार है। क्या मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको? 98% स्टार। इसके बाद प्लैनेट, आप भी जानते हैं प्लूटो को जब से निकाला है तब से नवग्रह नहीं हो गए, 8 ग्रह हो गए हैं। प्लैनेट मतलब ग्रहों के चारों ओर जो चीज परिक्रमा करती है उनको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। तो पूछना लाजमी है आपसे, सबसे ज्यादा किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? यदि आपका आज भी आंसर बृहस्पति है तो निश्चित रूप में आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि नासा ने अब ये घोषणा की है, शायद 2021 में ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी थी कि अब सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट बृहस्पति के नहीं हैं बल्कि सैटर्न के हैं। और सबसे ज्यादा का मतलब है 82, और अभी भी बृहस्पति के 79 जो हैं नेचुरल सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक उपग्रह। तो ये याद रखिएगा, शनि अब नंबर 1 पर। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमेट, मेट्रॉइड मतलब धूमकेतु, उल्कापिंड। आपको भी पता है कि धूमकेतु क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे। मुझे जहां से शुरू करना अपना सेशन वो है एकदम सिंपल कि जियोग्राफी में आप पढ़ते हो कि हमारे यूनिवर्स में ये सारी चीजें होती हैं जो आपको दिख रही होंगी येलो कलर पे। लेकिन फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में मतलब साइंस में ब्रह्मांड दो चीजों से बनता है, दो भौतिक राशियों से बनता है। पहली है ऊर्जा, दूसरी है पदार्थ। ये मैंने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग लेक्चर में आपको अच्छे से डिफाइन किया है, उसको जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तो निकोलस टेस्ला ने बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स होता है वो एनर्जी और मैटर से मिलकर बनता है, मतलब दो कंपोनेंट बनाते हैं। शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं, नहीं तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा ये जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। ब्रह्मांड को लेकर दो थ्योरीज हैं जो हमेशा से चलती आई हैं। जियोग्राफी में भी सबसे पहले लेसन में आप इनको पढ़ते हो, इनफैक्ट सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हो, और साइंस में तो ये बेसिक ही है। क्योंकि साइंस का जो ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है, वो दरअसल में एक धर्म को पछाड़ कर हुआ है। या एक धर्म को पछाड़ कर ना बोलकर हम ये बोल सकते कि धर्म की एक सिंगल लाइन से पूरा बखेड़ा शुरू होता है और फिर कहीं साइंस आ पाता है अपने वास्तविक रूप में। मतलब एक रिलीजियस वॉर से साइंस की स्टार्ट हुई है। अब ये रिलीजियस वॉर क्या है इसके बारे में कभी और मैं बताऊंगा, अभी मैं बात करता हूं। एक थ्योरी थी जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो जिस व्यक्ति ने प्रपोज करी थी उनका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। ये चीज याद रखिएगा, क्लॉडियस टॉल्मी व्यक्ति हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो जिन व्यक्ति ने प्रपोज करी है उनका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। तो ये जो थ्योरी, इस थ्योरी में यही बताया गया है, क्लॉडियस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टॉल्मी। मेन चीज आपको ये वर्ड याद रखना है। तो क्लॉडियस टॉल्मी जो है वो बताते हैं कि यदि ये पूरा का पूरा क्या है, अच्छे से देख लीजिए, ब्रह्मांड है। तो यदि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के सेंटर में आप क्या देख रहे हैं, देख लीजिए खुद, आप ब्रह्मांड के सेंटर में देख रहे होंगे अर्थ को। जी हाँ,
और जो चीज ब्रह्मांड के सेंटर में है अर्थ, यही बात बोलती है क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म जो है उसकी जो पाक किताब है जिसको हम बाइबल कहते हैं, बाइबल में ये लाइन सबसे पहले बोली गई। तो अगर हम बोलें कि बाइबल की लाइन को ही असल मायने में क्लॉडियस टॉलमी ने एक इंस्टीट्यूशनल लाइन में तब्दील कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बाइबल की लाइन को क्लॉडियस टॉलमी ने स्टूडेंट की एजुकेशनल बैकग्राउंड के बीच में प्रमोट कर दिया। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस में ये लाइन पढ़ाई जाने लगी। उस समय चूंकि क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था, लोग ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो निश्चित रूप में सबने इस लाइन को फॉलो करना स्टार्ट किया कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो असल मायने में कौन है? पृथ्वी है। बहुत लंबे समय तक ये चर्चा चलती रही, लोगों ने सच भी माना, क्लॉडियस टॉलमी को नेम और फेम भी मिला। लेकिन एक व्यक्ति आता है जो पोलैंड का रहने वाला है, उसका नाम है कॉपरनिकस। तो पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है। मतलब सूर्य का केंद्रीकरण सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? याद रखिएगा, कॉपरनिकस ने प्रपोज करी थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसमें बोला गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने प्रपोज करी थी? नाम है क्लॉडियस टॉलमी। और सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? अच्छे से देख लीजिए, निकोलस कॉपरनिकस, पोलैंड से थे। और पोलैंड से ही हैं दरअसल में आपकी मैडम क्यूरी। दरअसल में पोलैंड भी नहीं बोलना चाहिए, पोलैंड की सिटी वारसा है जहां से मैडम क्यूरी ताल्लुकात रखती हैं, जहां से मैडम क्यूरी हैं। 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर है मैडम क्यूरी, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है मैडम क्यूरी को। कहानी एकदम क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए। भूकेंद्रीकरण सिद्धांत किसने दिया है? क्लॉडियस टॉलमी। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है? क्लॉडियस टॉलमी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है? निकोलस कॉपरनिकस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य का केंद्रीकरण सिद्धांत किसने दिया है? निकोलस कॉपरनिकस ने। सामने जो आप इमेज देख रहे हैं निकोलस कॉपरनिकस, इन्हीं ने दरअसल में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार बताया था कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो क्या है बेटा जी? सूर्य है। और जितने भी ब्रह्मांड में घटक हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड में घटक हैं का मतलब क्या हुआ? अच्छे से देख लीजिए जरा, ये ब्रह्मांड में घटक है, ये ब्रह्मांड में घटक है, ये सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब सेंटर में कौन सी चीज होगी? सेंटर में क्या होगा? सूर्य। और ये सारे के सारे घटक मतलब सारी आकाश गंगाएं जो हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे प्राकृतिक उपग्रह, धूमकेतु, ये सब क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। किसकी? सन के, जो चीज सेंटर में है। सॉरी, सन ही तो सेंटर में है ना? तो ये चीज है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया? अच्छे से देखिए कि यदि मान लीजिए ये ब्रह्मांड हो गया, ये हो गया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो ब्रह्मांड के केंद्र में यदि सूर्य है, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, मतलब ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज आती हैं? आकाश गंगाएं आती हैं। ब्रह्मांड में क्या चीज आते हैं? ब्रह्मांड में तारे आते हैं। ब्रह्मांड में क्या चीज आते हैं? ग्रह आते हैं, है ना? ब्रह्मांड में क्या चीज आते हैं? नक्षत्र आते हैं। ब्रह्मांड में प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्कापिंड आते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस चीज से, ये इस चीज से। तो सूर्य सेंटर में हो गया और ये सब परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रह्मांड के ये सारे घटक जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, सूर्य सेंटर में है और 8 ग्रह, आज 8 ग्रह हैं, मान लेते हैं हम 8 ग्रह हैं, उस समय तो 9 थे। तो सूर्य सेंटर में है और 8 के 8 ग्रह जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। जरा जल्दी से बताइए कौन सा सिस्टम बन गया?
जी हाँ, आप बोलेंगे सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की अवधारणा भी कहीं ना कहीं निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले ही दी थी अपनी कौन सी थ्योरी में, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया कि ब्रह्मांड के सभी घटक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि 8 ग्रह और सेंटर में सूर्य, इसी को सोलर सिस्टम बोल दिया। तो सोलर सिस्टम के आविष्कारक का नाम क्या हो जाएगा? निश्चित रूप में आप याद रखिएगा, नाम हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस की बात को एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया में प्रैक्टिकल करके दिखाया। निकोलस कॉपरनिकस ने प्रैक्टिकल नहीं बताई थी, सिर्फ ओरली बताया था। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि विदाउट अ पेन, विदाउट अ पेपर की मदद से निकोलस कॉपरनिकस ने इतने बड़े सत्य को बता दिया था। क्रिश्चियनिटी की वो लाइन जो है कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, याद रखिएगा, इसको दरअसल में झुठलाकर सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बताया। तो कितना जिगरा नहीं रहा होगा इस साइंटिस्ट में। और फिर फाइनल में उनको खामोश करा दिया गया। इसके बाद आते हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहली बार साइंस के लिए कोई एपरेटस बनाया। आपको भी पता है साइंस जो सब्जेक्ट है वो हवा हवाई बातों पर नहीं चलता, नियमों पर चलता है, सिद्धांतों पर चलता है। उसके लिए साइंस में बहुत से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप किसकी मदद से करोगे? जब आपके पास उपकरण होंगे। सबसे पहला साइंस का सबसे पहला उपकरण आप जिसको देख रहे हैं उसी ने बनाया था। तो इनको हम भौतिकी का पिता भी कहते हैं। और आप जो हैं जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली, आप ही को दरअसल में कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, क्योंकि आपने सबसे पहले जो चीज बनाई थी उसका नाम है दूरबीन। तो दूरबीन के उपयोग के जरिए या टेलीस्कोप के उपयोग के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है, याद रखिएगा, वो अर्थ नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो असल मायने में है सन। याद रहेगा, ये SUN सन होता है ना, सूरज वाला, ये सूर्य, याद रखिएगा, है ना। इस स्टेटमेंट के कारण गैलीलियो गैलीली को जेल भेज दिया गया था। अगर आप इनकी ऑटोबायोग्राफी का भी देखेंगे तो ये पाएंगे। तो बंदा फिर भी नहीं रुका, जेल के अंदर उसने 2 उपकरण और बनाए, जिसमें से एक उपकरण है तापमापी, मतलब थर्मामीटर। अब आप मुझे बताइए थर्मामीटर की सहायता से क्या किया जाता है? थर्मामीटर की सहायता से आप बोलेंगे तापमान ज्ञात किया जाता है। तो तापमान ज्ञात किया जाता है, ये तो थर्मोस्टेट भी करता है। थर्मोस्टेट का काम भी तापमान से रिलेटेड ही है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। जैसे एक क्लास के 10 लोगों को बुखार चढ़ी, 10 के 10 लोग डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। डॉक्टर ने सबके मुंह पे थर्मामीटर दिया। अब आप मुझे बताइए सोच समझ के, थर्मामीटर में सबकी रीडिंग एक सी आएगी कि अलग अलग आएगी? आप बोलेंगे सबकी रीडिंग अलग अलग आएगी, क्योंकि सबका टेम्परेचर बॉडी का अलग अलग होगा बुखार में। हाँ, तो अच्छे से अब ये चीज याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के तापमान मापन के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, विभिन्न प्रकार के तापमान के मापन के लिए या विभिन्न प्रकार के तापमान को ज्ञात करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। लेकिन यदि एक निश्चित तापमान, एक कांस्टेंट टेम्परेचर यदि हमको ज्ञात करना है तो फिर हम किसका उपयोग करते हैं? थर्मोस्टेट का। इसलिए थर्मोस्टेट को हिंदी में कहते हैं नियत तापमापी। नियत तापमापी का मतलब होता है एक निश्चित तापमान को मापने वाला। तो जेल के अंदर ही गैलीलियो गैलीली ने दूसरा प्रैक्टिकल एपरेटस बनाया था, नाम है थर्मामीटर। और तीसरा प्रैक्टिकल एपरेटस बनाया था जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट। और आज इसी वजह से बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेशली फ्रिज जो सर्वाइव हो रही है, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि आज के समय पे आप देख रहे हैं फ्रिज के हर कॉरिडोर का एक अपना कांस्टेंट टेम्परेचर होता है।
जहाँ बर्फ जमती है वहाँ का टेम्परेचर 0 होगा, साइड में जो चीज़ें रखी जाती हैं फल फ्रूट वगैरह वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, जो बॉटलें रखी जाती हैं उनका टेम्परेचर अलग होगा, चिल्ड करने वाली चीज़ जो होती है ना, जैसे पानी की बॉटल, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया किसमें? फ्रिज में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा था कि जब भी हम बात करते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है अंतरिक्ष। कैसे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे एक ग्रह हो गया पृथ्वी, दूसरा ग्रह हो गया मंगल, इनके बीच में आपको कुछ खाली स्थान दिखता है? या आप सोलर सिस्टम में सूर्य और बुध के बीच खाली स्थान है, बुध शुक्र के बीच खाली स्थान है? बस आप इसे समझ लीजिए। ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड है, तो ब्रह्मांड में कितने खगोलीय पिंड है? तो ब्रह्मांड में ये चीजें, इनके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, जैसे कि आप इस चित्र में देख लीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये चीज, ये जो है इसको कहते हैं स्पेस। मार्स और मून दिख रहा है, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं स्पेस। सूर्य और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसको कहते हैं स्पेस। सूर्य और वीनस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मतलब ब्रह्मांड में खालिस्तान जो होता है उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। याद रहेगा? अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष यात्री है ना, ये अंतरिक्ष यात्री है और ये है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है, आप खुद ही देखिए किस कलर का दिख रहा है? काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में माध्यम नहीं होता है, ये है। तो अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है? माध्यम नहीं होता है। या मतलब माध्यम का मतलब है यहां पर वायुमंडल नहीं होता है अंतरिक्ष में, वायुमंडल एब्सेंट। और वायुमंडल नहीं होगा तो निश्चित रूप में वायु के जो घटक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑर्गन, जैसे CO2, है ना, जैसे धूल के कण, जल्दी से बताइए ये होंगे क्या? तो आप बोलेंगे जब वायुमंडल नहीं है, ये -ENT का मतलब होता है अनुपस्थित। तो यदि वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल के ये घटक भी नहीं होंगे, और जब वायुमंडल के ये घटक नहीं होंगे तो निश्चित रूप में एक घटना नहीं होगी, जिस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आप खुद ही देखिए, 7 रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो ये 7 रंग होते हैं, ये जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, सॉरी, सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या होती है? गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं। तो जैसे ही वायुमंडल में धूल के कणों से या गैसों से ये प्रकाश टकराता है, तो जिस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है वो रंग सबसे तेजी से बिखर जाता है, और यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना, प्रकाश का प्रकीर्णन घटना। मतलब कहने का है, अब जो चीज मैं समझा रहा हूं इसको प्लीज आप बहुत अच्छे समझिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी रेले नामक साइंटिस्ट ने। रेले ने बताया था, क्या बताया था? कि अच्छे से सुनिएगा, जो आकाश होता है वो नीला होता है। क्यों? तो आकाश के नीले होने का कारण क्या है? कि जैसे ही वायुमंडल में कौन सी चीज एंटर करती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये वायुमंडल हो गया, और यदि मैं बात करूं तो ये 7 रंग हो गए, मान लीजिए ये सूर्य से आने वाले ये 7 रंग हो गए।
तो सूर्य से आने वाले 7 रंग आप खुद ही देखिए, जैसे वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आते ही ये रंग बिखर जाएंगे। जिस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो बैंगनी और जामुनी रंग की याद रखिएगा वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो यही दो रंग सबसे ज्यादा बिखरेंगे। और जब ये दो रंग सबसे ज्यादा बिखरेंगे तो हमको इमेज दिखेगी नीले रंग के जैसी। ये बताया था रेले ने। आपके दिमाग में शुरू से ये फितूर डाला गया है कि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर हम देखें बे जा नी ह पी ना ला, आप खुद ही देख लीजिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। मैंने आपको बताया था 390 नैनोमीटर सबसे कम इसकी होती है। उसके बाद किसकी होगी थोड़ी सी ज्यादा, तो इसकी होगी। मतलब जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो सबसे ज्यादा बिखरेंगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन बैंगनी और जामुनी आपस में मिलकर नीला रंग ही बना लेते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि नीला रंग का है आकाश। ये दरअसल में सही नहीं है, बैंगनी और जामुनी के कारण नीला दिखता है आकाश। तो ये चीज रेले ने बताया था। लेकिन रेले ने बताया कि आकाश नीला है। जब किसी से रेले ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि पानी जो होता है, और वो भी समुद्र का पानी नीला क्यों है, तो रेले ने कहा कि समुद्र का पानी नीला इसलिए है क्योंकि आकाश किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है, और आकाश की परछाई पड़ती है पानी में, इसलिए पानी नीला हो जाता है। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तो आकाश नीले रंग का होता है, उसी की परछाई पानी में पड़ती है तो पानी नीला हो जाता है। ये स्टेटमेंट था रेले का। बस यही चीज सभी साइंटिस्ट को समझ में आई, या सभी साइंटिस्ट को समझ में भी नहीं आई लेकिन सबने हाँ में हाँ करी, क्योंकि रेले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक इंडियन व्यक्ति है सीवी रमन, उसको ये चीज गले नहीं उतरी। सीवी रमन ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पीछे कुछ और लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है मैं ढूंढ के रहूंगा। तो फाइनल में चलिए चलते हैं सीवी रमन के पास। सीवी रमन जो हैं इन्होंने पता लगाया, तो ये पता लगाया कि जो प्रकाश है जिसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग जब जल के संपर्क में आते हैं, याद रखिएगा जल के संपर्क में आते हैं, तो जल में 101% जल के अणु होंगे। भाई जल में जल के ही तो अणु होंगे। तो 7 रंगों में से बैंगनी जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और जामुनी जिसका तरंग दैर्ध्य कम है, मतलब बैंगनी से भी कम, बैंगनी का सबसे कम हो गया, उसके बाद इनका कम है। तो ये दोनों के दोनों रंग जब जल के अणुओं से टकराते हैं तब दरअसल में पानी में कैसा कलर बन जाता है, नीला रंग बन जाता है। मतलब हुआ ये कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसी घटना के आधार पर डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी। और डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की जो खोज करी है वो याद रखिएगा कब करी है, तो 28 फैब 1928 को करी। इसी कारण से उनको 2 साल बाद, तो 2 साल बाद, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कलर भी चेंज कर दे रहा हूं। 2 साल बाद 10 दिसंबर 1930 को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। तो डॉक्टर सीवी रमन जो हैं वो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हैं, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको
प्रकाश के प्रकीर्णन घटना पर आधारित रमन प्रभाव खोजा, इसी वजह से आपको नोबेल दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही चीज बताई, डॉक्टर सीवी रमन ने, कि पानी के नीले होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये अंतरिक्ष में नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सिर्फ होता है वायुमंडल में, इसलिए आकाश नीला दिखता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जल में, इसलिए जल नीला दिखता है। मतलब अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है, कोई वायुमंडल नहीं होता है, वायु के कण नहीं होते हैं, तो प्रकाश आता तो है अंतरिक्ष में लेकिन कोई पार्टिकल नहीं है, इसी वजह से विक्षेपण नहीं हो पाता है। और विक्षेपण नहीं हो पाता है मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती है, जिस वजह से अंतरिक्ष काला दिखता है। क्लियर हो गई कहानी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम चलते हैं एक दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व की ओर, जिसका नाम है न्यूटन। तो अब मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं। न्यूटन जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, न्यूटन ने बताया था, क्या बताया था न्यूटन ने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट को पास किया, और श्वेत प्रकाश को जैसे ही प्रिज्म से पास किया तो 7 रंग उनको मिल गए पर्दे के दूसरे तरफ। पर्दे के दूसरे तरफ जब 7 रंग मिले तो उसमें निश्चित रूप में सबसे पहले मिला बैंगनी रंग, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, बेजानी, हाँ, पी ना और ला। अच्छा, श्वेत प्रकाश पर्दे के दूसरे तरफ इतने रंगों में मिला, इसका मतलब हुआ कि श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। ये बात किस व्यक्ति ने बताई थी? ये बात बताई न्यूटन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट करके? तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण घटना के आधार पर। वर्ण विक्षेपण घटना के आधार पर याद रखिएगा, न्यूटन ने बताया था कि विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं। इसी के आगे डॉक्टर सीवी रमन ने इसी बात को यूज करते हुए कि दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। भाई 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, तो ये बैंगनी की तरंग दैर्ध्य है और ये लाल की तरंग दैर्ध्य है। यही तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश क्या है? बैंगनी से लाल रंगों का मिश्रण। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विक्षेपण, तो उसका बिखराव सबसे ज्यादा होगा। तो बैंगनी और जामुनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए ये दोनों रंग ज्यादा बिखरते हैं, और इस तरह से हमारा जो वायुमंडल है वो नीला है और पानी भी गीला है और साथ में नीला भी है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्रिज दिख रहा होगा आपको, है ना, जो ये फ्रिज है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सर फ्रिज में जो ठंडक होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। अच्छा, अब इसका भी थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए। सबसे पहले आप 2 चीजें देख लीजिए कि फ्रिज के खोजकर्ता का नाम है जेम्स हैरिसन और एसी के खोजकर्ता का नाम है डब्ल्यू करियर। ये 2 चीजें क्लियर हो गई आपको। अब फ्रिज का काम और एसी का काम जनरली क्या होता है? ठंडक देना होता है। तो फ्रिज और एसी दोनों का जो काम होता है वो ठंडक देना होता है। अभी मैं एसी की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रिज के लिए बात कर रहा हूं। फ्रिज में 2 गैसें भरी होती हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। फ्रिज में 2 गैसें होती हैं,
एक गैस होती है फ्रीऑन गैस, जिसको कहते हैं CFC, CF2Cl2, ये होती है फ्रिज में। और दूसरी होती है द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो फ्रिज में जो आप सबसे ऊपर वाले कॉरिडोर में पानी रखते हैं, पानी किस रूप में होता है? लिक्विड स्टेज में। द्रव अमोनिया ही उसे बर्फ बना देती है, मतलब सॉलिड बना देती है। तो देख लीजिए, पानी को बर्फ बनाने के लिए फ्रिज में कौन सी गैस है? द्रव अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन यदि मैं पूछूं कि फ्रिज का मेन मकसद क्या है, तो फ्रिज का मेन मकसद है कि जो खाद्य पदार्थ अंदर रखे हुए हैं उनको ठंडक पहुंचाना। तो फ्रिज के अंदर रखे खाद्य पदार्थों को ठंडक पहुंचाना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देती है, मतलब खाद्य पदार्थों को ठंडा पहुंचाना या खाद्य पदार्थों को ठंडक पहुंचाना, इसी को कहते हैं दरअसल में प्रशीतक गुण। तो प्रशीतक गुण जो हैं, इसी की वजह से खाद्य पदार्थ सड़ते नहीं हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन अब ये तो हुई फायदे की चीज, अब चलते हैं नुकसान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो ये Cl2 गैस होती है, यही समताप मंडल तक पहुंच जाती है। इतनी हल्की होती है, सोचिए कि किस मंडल तक पहुंच गई? समताप मंडल। अच्छा, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में कौन सी गैस पहुंच गई? निश्चित रूप में क्लोरीन। और वहां जो ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर जो होती है, इसको लगातार क्षतिग्रस्त करेगी क्लोरीन गैस। तो ओजोन को ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में तोड़ना, यही कहलाता है ओजोन क्षरण। तो आप सभी लोगों को यही पता है कि ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अब आप याद रखेंगे कि असल मायने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी चीज होती है जो ओजोन लेयर को तोड़ती है? क्लोरीन गैस। और इस बारे में सबसे पहले, मतलब ओजोन क्षरण के बारे में सबसे पहले साल 1973 में जोसेफ फोरमैन ने बताया था। जोसेफ फोरमैन ने बताया था कि सुपरसोनिक जेट विमान जो होते हैं, ये जोसेफ फोरमैन ब्रिटेन के थे, ये याद रखिएगा। तो जो जोसेफ फोरमैन हैं, उन्होंने ही बताया था कि जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, ये जेट विमान से निकलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन परत को सबसे पहले नुकसान करते हैं। और बाद में साल 1985 में उन्होंने बताया कि सबसे भारी मात्रा में नुकसान जो है, मतलब सर्वाधिक नुकसान ओजोन परत को हो रहा है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नहीं हो रहा, वो हो रहा है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ओजोन परत को, ये बताया जोसेफ फोरमैन ने। और सबसे पहले नुकसान किसने पहुंचाया था? सर्वप्रथम नुकसान किसने पहुंचाया ओजोन परत को? नाइट्रोजन के ऑक्साइडों ने। इसी बिना पे आया वियना प्रोटोकॉल। जब जोसेफ फोरमैन ने साल 1985 में बताया कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, तो वियना प्रोटोकॉल आया 1985 में, जिसमें ओजोन परत को बचाने के लिए बात बोली गई। लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, और फिर 2 साल बाद 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है, और सारी दुनिया ओजोन को बचाने के लिए उमड़ पड़ती है। इसी को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत जो हुई थी, आप खुद देख लीजिए, 16 सितंबर से हुई थी, इसलिए इस दिन को बोलते हैं विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डे 1 था, जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन विनाशक पदार्थ जैसे CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन पर बैन लगाने की बात सबसे पहले इंटरनेशनल वर्ल्ड में बोली गई थी 1987 में। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखना है। अब जरा एक बार हम स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। फ्रिजों में ठंडक किस कारण से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। ओजोन में छिद्र का कारण कौन है? CFC में उपस्थित क्लोरीन गैस है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि बर्फ का बनना किस गैस के कारण है, तो वो द्रव अमोनिया के कारण है, और द्रव अमोनिया सबसे ऊपर वाले कॉरिडोर में होती है जहां पर बर्फ बनती है। इसी तरह से जो फ्रिज वगैरह होते हैं, इनका काम भी होता है ठंडक पहुंचाना, मतलब CFC यूज होती है। सिंपल। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी दरअसल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उपयोग होने वाला एक प्रैक्टिकल उपकरण है, जिसकी सहायता से किसी छोटी चीज को बड़े रूप में देखा जाता है। तो जब छोटी चीज को बड़े रूप में देते हैं, इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। लाइफ में भी मैग्निफिकेशन होनी चाहिए कि छोटी सी चीज को आप बड़े रूप में देख पाओ। तो मैग्निफिकेशन होना चाहिए, छोटी चीज बड़े रूप में देखती आनी चाहिए आपको, है ना। हाँ, लेकिन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते भी आना चाहिए। देखना जरूरी है, लेकिन नजरअंदाज करना भी उतना ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रोस्कोप जिसका चित्र आप देख रहे हैं, ये इसके खोजकर्ता का नाम जॉनसन है। लेकिन दो अलग तरह के माइक्रोस्कोप आप देख रहे होंगे, एक ये देख रहे होंगे, इसको कहते हैं परमाणविक बल माइक्रोस्कोप, और ये जो है इसको कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा, ये जो दो हैं, परमाणविक बल माइक्रोस्कोप और अवलोकन बल सूक्ष्मदर्शी, मतलब एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। परमाणविक बल सूक्ष्मदर्शी, अवलोकन बल सूक्ष्मदर्शी, इनका उपयोग एटम को देखने के लिए करते हैं। और एटम को देखने के लिए करेंगे, इसका मतलब है कि एटम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी के पिता जो हैं, रिचर्ड फेनमैन को कहते हैं। लेकिन भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का पिता CN राव को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये जॉन डाल्टन ने बताया था। मैंने केमिस्ट्री में आपको ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई है आगे के लेक्चर में। किसी भी पदार्थ के परमाणु ही उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे मेरे जो रासायनिक गुण हैं, मेरे अंदर जो भौतिक गुण हैं, हीरे के अंदर जो भौतिक गुण हैं, हीरे के अंदर जो रासायनिक गुण हैं, उसके परमाणु के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि हो जाए कुछ ऐसा कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में हेर फेर की जाए, इसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी में जब आप परमाणुओं में फेरबदल करते हो, हेर फेर करते हो, तो आप प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ करके नया पदार्थ बनाने की कोशिश करते हो। क्योंकि परमाणुओं में छेड़छाड़ से पदार्थ में छेड़छाड़ होगी, और पदार्थ में छेड़छाड़ होगी तो मतलब नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ बनेगा तो आप हो जाओगे सेकंड गॉड। मतलब पदार्थ बनाने की जवाबदारी सिर्फ नेचर की है, नेचर ने ही पदार्थ बनाए हैं। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप नए नए पदार्थों को बनाकर द्वितीय गॉड, सेकेंडरी गॉड का दर्जा ले सकते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जो अणुओं परमाणुओं में हस्तक्षेप की इजाजत देती है, साइंस की वो ब्रांच जिसकी सहायता से परमाणुओं को देखकर उनमें आप छेड़खानी कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन को इस टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक भाषण से करी थी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम इन द बॉटम, मतलब तल में अभी भी जगह शेष है। उनके इस भाषण के साथ नैनो टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई, और पूरी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी को एक नया मकाम मिला। अब क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से कभी मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अभी बस आप याद रखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उनसे छोटी चीज़ों को बड़े रूप में देखा जाता है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के ही ये दो प्रकार हैं, इनसे परमाणुओं को देखा जाता है। लेकिन अगर मैं चलूँ आगे, तो जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसके खोजकर्ता का नाम है नोल एवं रस्का। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वर्ड है तो केमिस्ट्री में यूज होता है, ऑब्वियसली सी बात है, हमारा माइंड ऐसा जा रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए
असल मायने में हम बैक्टीरिया, वायरस जैसे छोटे छोटी चीजों को देखते हैं। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने कभी नाम सुना होगा इबोला वायरस का। तो इबोला जो वायरस है उसको डॉक्टर पीटर पायट ने देखा था। किसकी मदद से देखा था? जो हमारी हेडिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने रॉबर्ट वेबस्टर का नाम सुना होगा, या नहीं सुना है तो H1N1 का नाम सुना होगा, H5N1 का नाम सुना होगा। ये दोनों वायरस हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वायरस हैं ये दोनों के दोनों, है ना। तो जल्दी से बताइए H5N1 से क्या होता है? तो H5N1 से स्वाइन फ्लू होता है कि बर्ड फ्लू? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो याद रखिएगा, बर्ड जो फ्लू होता है वो होता है यहां से, और जो स्वाइन फ्लू होता है वो होता है H1N1 से। इन दोनों वायरस की खोज रॉबर्ट वेबस्टर, डॉक्टर रॉबर्ट वेबस्टर ने करी थी। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। HIV वायरस, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं, इसकी खोज भी दरअसल में जिसने करी थी उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट गाले। ये याद रखिएगा, किसकी मदद से करी थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोरोना वायरस जो देखा गया और फिर उसके बाद ICMR ने जो वैक्सीन बनाई वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। मतलब कहने का है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इसमें सबसे सूक्ष्म आकार जिनका होता है वो वायरस होते हैं। तो सोचिए, वायरस की संरचना को किसकी मदद से देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाप का इंजन सबसे पहले किसने खोजा था, तो 101% आपके दिमाग में आएगा जेम्स वॉट। और जेम्स वॉट ने भाप का इंजन खोजा था। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जेम्स वॉट ने कंडेंसर युक्त भाप इंजन खोजा था, जो कि पहला भाप इंजन नहीं था। भाप से चलने वाला सबसे पहला इंजन थॉमस न्यूकोमन ने खोजा था। भाप से चलने वाला पहला इंजन थॉमस न्यूकोमन ने खोजा था। ये थॉमस न्यूकोमन का इमेज है, याद रखिएगा। और इन्होंने पिस्टन युक्त भाप इंजन की खोज की थी। कुएं में से पानी निकालने के लिए पहले कोल्हू के बैल का उपयोग किया जाता था, लेकिन कुएं में से पानी निकालने के लिए पहली बार दरअसल में एक भाप इंजन का यूज किया था जिसमें पिस्टन लगा हुआ था। तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर वेट ही खींचा जा सकता था इस पिस्टन युक्त भाप इंजन से। लेकिन जेम्स वॉट ने कहा कि यदि 1 लीटर, 2 लीटर का पानी खींचा जाता है भाप इंजन से, तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी सवारी को भी खींचा जा सकता है भाप इंजन से। बस चीज दूसरी यूज करनी होगी। बंदे ने कंडेंसर यूज किया। तो कंडेंसर लगाकर बहुत ज्यादा तादाद में ज्यादा लोगों को रेलगाड़ी में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ भाप इंजन की मदद से। अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी जबान को साफ करना चाहिए, कंडेंसर युक्त भाप इंजन की सहायता से। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी, ये चीज आपको ज्यादा याद रखनी है। याद रहेगा? तो सबसे पहले भाप इंजन किसने बनाया था? थॉमस न्यूकोमन ने। जेम्स वॉट ने, जिसके बेसिस पर रेलगाड़ियां चली, कंडेंसर युक्त वो भाप इंजन था। अब इसके बाद आते हैं, जब हम 2 व्हीलर की बात करते हैं, 4 व्हीलर की बात करते हैं, तो 4 व्हीलर में भी आप बस और ट्रक जानते हैं। इनमें से हल्के इंजन और भारी इंजन आप समझते होंगे। जैसे कि ये 2 व्हीलर जो दिख रही है ये हल्का इंजन है क्योंकि ये हल्की गाड़ी है, जबकि ट्रक जो है ये भारी इंजन है क्योंकि भारी गाड़ी है। अब सवाल पैदा होता है, कोई भी गाड़ी हल्की और भारी होती है इंजन के बेसिस पर,
तो जो हल्की गाड़ियां होती हैं उनमें पेट्रोल इंजन होता है, और जो भारी गाड़ियां होती हैं उनमें डीजल इंजन होता है। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि सबसे पहला इंजन हल्का इंजन बना था कि भारी इंजन बना था? तो सबसे पहले हल्का इंजन, पेट्रोल से चलने वाला इंजन बना था कार्ल बेंज के द्वारा। मतलब कार्ल बेंज वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहला स्वचालित इंजन बनाया था। यहाँ स्वचालित का मतलब है जिसके अंदर फ्यूल डालो और वो खुद से चल पड़े। तो पेट्रोल नामक फ्यूल था और कार्ल बेंज द्वारा सबसे पहले वो बनाया गया था। लेकिन यदि मैं पूछूं कि डीजल इंजन किसने बनाया था, तो डीजल इंजन को जिस व्यक्ति ने बनाया था, रोडोल्फ डीजल, उन्होंने एक शिप के दौरान आविष्कार तो उन्होंने कर दिया डीजल इंजन का, उन्होंने आविष्कार कर दिया, लेकिन एक बार वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे और फिर समुद्र यात्रा पर जाने के दौरान वो अपने शिप से अता लापता हो जाते हैं और फिर उनका शव जो है वो समुद्र में मिलता है। तो कई लोग ये बताते हैं कि वो अपने इन्वेंशन से बड़े नाखुश थे। आज के समय पे आपको भी पता है कि डीजल इंजन ने, मतलब हैवी व्हीकल ने, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है। न केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम पार्ट है दरअसल में कौन? डीजल इंजन, जिससे हैवी व्हीकल चलते हैं, है ना। तो इसी चीज की नाखुशी से या इसी चीज की असफलता से कि मैंने यार ये क्या चीज बना दी है, ऐसा करीबी लोग कहते हैं रोडोल्फ डीजल के कि उन्होंने दरअसल में अपनी क्या ले ली थी? जान ले ली थी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन उन्हीं के कारण आज पूरी मानव जाति जो है वो कर्जदार है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सबसे स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में, निश्चित रूप में व्यापार व्यवसाय में, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हमको हैवी गाड़ियों की या लोडर गाड़ियों की या भारी वाहनों की और भारी इंजनों की आवश्यकता होती है, और भारी इंजन रोडोल्फ डीजल के कारण ही चल पाए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रिवॉल्वर, आपको भी पता है कि रिवॉल्वर में से गोली जब निकलती है तो गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है उसकी, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही सामने आने वाले व्यक्ति का वो सीना चीर देती है और या तो फिर किसी को पार करके निकल जाती है। तो सवाल पैदा होता है कि इस रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो जी हाँ, रिवॉल्वर का आविष्कार जो है ये किया था सैमुअल कोल्ट ने। किसने किया था आविष्कार? सैमुअल कोल्ट ने आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब और भी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को एक बात बतानी थी आपको, वो ये है कि आपने देखा होगा कि रिवॉल्वर से जब गोली लग जाती थी फिल्मों में, तो जनरली आपने देखा होगा कि गोली को निकालना क्यों बहुत जरूरी हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो बुलेट होती थी उसके ऊपर लेड की कोट कर दी जाती है, और लेड एक भारी पॉइजनस एलिमेंट होता है। तो जैसे ही लेड गोली के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे ब्लड में मिलता है, तो पॉइजन कहीं जिस ऑर्गन में गोली लगी है कहीं वो ऑर्गन जहरीला ना हो जाए, इसलिए गोली को जल्दी निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने पुराने हिंदी फिल्मों में या सीरियलों में देखा होगा कि अगर तीर जो है पॉइजन में डुबा के किसी पर आघात किया जाए या प्रतिघात किया जाए, तो निश्चित रूप में जिस व्यक्ति के शरीर में लगता है तीर, उस व्यक्ति से तीर निकालना कंपलसरी हो जाता है बहुत जल्दी, अर्ली। अगर हम जितना लेट करते जाएंगे तो जहर का प्रभाव उस पर्टिकुलर अंग में उतना ज़्यादा फैलता जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इसलिए बंदूक से गोली लगने के बाद गोली तत्काल निकाली जाती है, कहीं लेड नामक पॉइजन का प्रसार सारे अंगों में ना हो जाए। तो ये चीज़ याद रहेगी। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी कि रिवॉल्वर से हम एक गोली या एक फायर में सिर्फ 6 गोलियां निकलती हैं, लेकिन ये चीज जब हम युद्ध स्तर पर करते हैं तो युद्ध स्तर पर समय बड़ा कीमती होता है, वहां लगातार गोलियों की बौछारें आती रहनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस जो है वो गोलियां चलनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी गोली के प्रभाव में आने पर सामने वाला यदि शत्रु ढेर हो गया तो ये तो जीत है। तो कंटिन्यूअस गोलियां एक ही चीज से आती रहें। तो जिस व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स पकल, जेम्स पकल ने मशीन गन बनाई थी, और जेम्स पकल ने मशीन गन बनाई थी 1718 में, मतलब बहुत पहले बनाई थी ये चीज, तो ये याद रखिए। लेकिन असल मायने में बंदूक के उपयोग के बाद दरअसल में लोगों को मशीन गन की उपयोगिता समझ में आई और लोगों ने मशीन गन को यूज करना ज्यादा से ज्यादा शुरू किया। याद रहेगा ये चीज।
चलिए, चूंकि बंदूक पे पहुंचे तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1857 की क्रांति में चर्बी लगे कारतूस में आप बताइए कि उस कारतूस का नाम क्या था, या वो बंदूक कौन सी थी जिस पे वो चर्बी लगे कारतूस, ब्रिटिशर्स ने हम इंडियन से बोला था कि इसको आपको पहले मुंह से काटना पड़ेगा। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि वो बंदूक कौन सी थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है वो आप सब लोगों को पता है, चर्बी लगे कारतूस। तो मैं आपसे चर्बी लगे कारतूस जिस बंदूक में यूज हुए थे उनके बारे में पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि टाइपराइटर जो है इसके डिस्कवरर का नाम है सोल्स। अब टाइपराइटर क्या होता है, टाइपराइटर के अंदर एक धातु होती है इंक के रूप में, दरअसल में तीन धातु होती हैं, एक होती है टिन, एक होता है सीसा, सीसा को ही टिन कहते हैं, सॉरी सीसा को टिन नहीं कहते, टिन सीसा एंटीमनी, ये तीन धातुएं होती हैं लिक्विड रूप में। तो ये तीन धातुएं जो हैं ये किस रूप में होती हैं बेटा जी, ये लिक्विड रूप में होती हैं। और इस तरह से इन तीन की मदद से ही जो टाइपराइटर है वो अक्षरों को लिख पाता है, ये चीज। तो इन तीन को ही कहते हैं मुद्रणालय धातु। तो बताइए जरा जल्दी से, मुद्रणालय धातु या प्रिंटिंग प्रेस इंक कौन सी तीन धातुओं से मिलकर बनती है, टिन सीसा एंटीमनी से मिलकर बनती है। इसके बाद हम आते हैं कि जो ये मोटरसाइकिल है इसका आविष्कार किया था बटलर ने, याद रखिएगा मोटरसाइकिल का आविष्कार बटलर ने किया था और इंजन का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। मैंने बताया था ना मोटरसाइकिल में पेट्रोल इंजन होता है जनरली, कार्ल बेंज वॉज द डिस्कवरर। मैकमिलन ने किसकी खोज करी थी, बाइसिकल की खोज करी थी। अब आप बोलोगे सर ये क्यों, आज के समय पे एनर्जी सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रमोशन दी जा रही है, ऊर्जा सुरक्षा ज़्यादा बात की जा रही है ना, तो इसी वजह से ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई वर्तमान समय में साइकिल पर चलना चाहिए एनर्जी को बचाने के लिए, कोयला पेट्रोलियम खत्म होता जा रहा है, तो ये एनर्जी सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ सेशन को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आप प्रीवियस में पलट के एक बार जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको गौर से देख लीजिए। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें अब हम आगे बात करेंगे राडार क्या होता है, सोनार क्या होता है और निसार क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।